देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। तो हम लोग स्टडी नोट 4 पढ़ रहे हैं जिसमें जॉब एनालिसिस तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, जॉब एनालिसिस मतलब यहाँ तक। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं कहाँ तक क्या हो गया तक। जॉब जॉब स्टैंडर्डाइजेशन और जॉब एनालिसिस। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर मोशन स्टडी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोशन स्टडी क्या होता है देखो। तो एक बार जस्ट हम बता देते हैं रफली कि मोशन स्टडी क्या होता है। मोशन स्टडी का मतलब होता है कि हमें जॉब परफॉर्म करने के लिए एक वर्कर का क्या मोशन यूज हो रहा है वो हमें चेक करना है। मोशन मतलब कितना मूवमेंट हो रहा है कोई भी एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए। सपोज अगर कोई इक्विपमेंट का यूज हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस इक्विपमेंट को मतलब लेने में, या फिर मान लो कोई रॉ मटेरियल उठा रहा है वर्कर, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, कितना वो मूवमेंट कर रहा है, कितना वो हिल रहा है। ठीक है, मतलब नीचे हो रहा है, कभी ऊपर, मतलब कभी खड़ा हो रहा है, कभी झुक के कुछ ले रहा है, फिर इधर रख रहा है उधर रख रहा है। तो ये जो मूवमेंट है एक वर्क को परफॉर्म करने का, जो भी मूवमेंट होता है, जैसे जब हम क्लास ले रहे हैं तो कभी पेन का यूज कर रहे हैं, कभी स्क्रीन पेज को चेंज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये एक एक मूवमेंट है मेरे वर्क का। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का जब हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड मोशन स्टडी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मोशन स्टडी कि कितना बॉडी मूवमेंट करना पड़ रहा है कोई भी एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसको इसको हम लोग बोलेंगे मोशन स्टडी। तो देखो मोशन स्टडी क्या होता है। इन मोशन स्टडी, टाइम स्टडी शायद लिख लिया था क्या, एक मिनट देख लेते हैं। हम्म, इन मोशन स्टडी द वर्क इज डिवाइडेड इनटू द वर्क इज डिवाइडेड इनटू फंडामेंटल मोशन। फंडामेंटल मोशंस, और मोशंस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बॉडी मूवमेंट। कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए जिस भी तरह का बॉडी मूवमेंट का जरूरत हो रहा है, इक्विपमेंट के लिए हो, चाहे वो कोई रॉ मटेरियल उठा रहे उस वजह से, या किसी भी तरह का वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, इसी को यहाँ पर बोला जाता है मोशंस। ठीक है, फंडामेंटल मोशंस। एंड इन टाइम स्टडी, यहाँ पर एक्चुअली जो है ना, ये पैरा में दोनों का कंपैरिजन भी लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखवा देते हैं उसी तरह से। एंड इन टाइम स्टडी, टाइम स्टडी में क्या होता है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये देखो टाइम स्टडी क्या होता है। टाइम स्टडी का मतलब ये होता है कि मान लो एक स्टॉप वॉच लेके हम लोग खड़े हो गए और किसी को एक वर्क दे दिया, कोई वर्कर को एक काम दे दिया, और हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टॉप वॉच में कि कितना टाइम लगा उसको उस काम को परफॉर्म करने के लिए। सपोज अगर कोई हम एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम ले रहे, मैंने कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया और बोला कि कौन कितने टाइम में ये खत्म करके हमें देता है, कि ये जो मैंने दिया है क्वेश्चन उसको सॉल्व करके देता है। तो मैंने क्या किया, अपना टाइम जो है वो रिकॉर्ड किया। अब स्टॉप वॉच यूज करके कर सकते हैं, घड़ी को देखते हुए कर सकते हैं कि इतने टाइम में स्टार्ट किया, इतने टाइम में कंप्लीट किया। तो टाइम स्टडी का मतलब होता है कि कोई भी एक काम को जब हम लोग किसी को परफॉर्म करने के लिए दे रहे हैं तो उसको कितना टाइम लग रहा है क्लॉक में, मतलब जस्ट हमें क्या करना है, क्लॉक द टाइम करना है, मतलब हमें रिकॉर्ड करना है टाइम को कि कितना टाइम में उसने उस टास्क को परफॉर्म कर दिया। फिर वही काम हमें अपने बेस्ट पर्सन से करवाना है, मतलब जो बेस्ट पर्सन मतलब जो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली एफिशिएंटली वो काम कर सकता है। ठीक है, फिर दोनों में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि एक कोई काम दे दिया मान लो एक वर्कर को, और हम लोगों ने टाइम चेक किया उसने कितने टाइम पे किया, और हमें पता है कि इस काम को कोई एक पर्टिकुलर वर्कर जो बेस्ट मैन है हमारा, वो सबसे अच्छा कौन कर सकता है, फिर उससे वो काम करवाया, तो देखा उसका कितना टाइम लगा, फिर दोनों को हम लोगों ने कंपेयर किया। इसको बोला जाता है टाइम स्टडी। ठीक है, टाइम स्टडी ये था यहाँ पर जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और मोशन स्टडी में जैसे मैंने बोला कि मूवमेंट को जो है रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और इन टाइम स्टडी वर्क इज divided into element elements of operation, element of operation. In both cases attempts are, in both cases attempts
In both cases, attempts are made to remove useless motion and improve combination and sequences of motions and operations। ठीक है, तो इसमें मैंने जो है सिमिलरिटीज लिखा हुआ है, फिर हम डिफरेंस भी बताते हैं क्या होता है। मोशन स्टडी में बेसिकली क्या होता है, हम लोग क्या चीज को स्टडी करना चाहते हैं, जो वर्कर का मूवमेंट क्या है। तो यहाँ पर हम लोग वर्क को डिवाइड करते हैं फंडामेंटल मोशंस में, कि कितने मोशंस लगे इस काम को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जबकि टाइम स्टडी में हम लोग ये देखते हैं कि कितना टाइम लगा उस वर्क को परफॉर्म करने में। वर्क इज डिवाइडेड इंटू एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन। एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क को हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट में डिवाइड कर रहे हैं, कि एक वर्क को एलिमेंट वाइज, हर एक एक्टिविटी वाइज डिवाइड करने से कितने एक्टिविटी में वो वर्क को हमें परफॉर्म करना पड़ा और उसका कितना टाइम लग रहा है। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में हमारा टारगेट क्या रहता है, कि हम लोग अगर किसी भी तरह का यूजलेस मोशंस है तो उसे हम लोग रिमूव करें। वो टाइम स्टडी में भी था, हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था कि अगर यूज मतलब अगर हम लोग कोई टाइम फालतू का उसमें इन्वॉल्व करें तो उसे हमें हटा देना चाहिए। इंप्रूव कॉम्बिनेशंस को इंप्रूव करना चाहिए एंड सीक्वेंसेस ऑफ मोशंस एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो अगर कुछ भी इम्प्रूव करना है, चेंजेस करना है, कंबाइन करना है, तो ये सब में हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का मोशन स्टडी। अब डिफरेंसेस देखो, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने से हम यहाँ पॉइंट आउट करवा देते हैं क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। पहला बात है कि ये मोशन स्टडी जो है ना, ये एक्चुअली टाइम स्टडी का ही एक पार्ट है, क्योंकि जब तक मोशन स्टडी नहीं होगा तब तक टाइम स्टडी करके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि टाइम स्टडी तो एक कंप्लीट पैक है कि हमें एक काम को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो अगर हमें एक काम को बेस्ट तरीके से करना है, सबसे कम टाइम में करना है, तो हमें पहले मोशन स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो मूवमेंट है वर्कर का, वो अगर हम लोग कम नहीं कर पाएंगे तो कम टाइम में कैसे पूरा कंप्लीट करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए टाइम स्टडी जो है वो उसका एक पार्ट होता है मोशन स्टडी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर डिफरेंसेस क्या होता है। एक्चुअली मोशन स्टडी में हो जाता है कि कितने सारे मूवमेंट में काम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइम स्टडी होता है वहां पर क्या देखा जाता है, वहां पर देखा जाता है कि हम लोग किस इक्विपमेंट को, मतलब वहां पर इंप्रूवमेंट किस चीज का देखना है। जैसे मोशन स्टडी में हमें ये देखना है कि कितने मोशंस को हम लोग एनालिसिस करें, कितने मूवमेंट में काम हो रहा है, मूवमेंट को कितना हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो टाइम स्टडी है उसमें हमें देखना है कि वर्क जो है वो हम लोग कितने एलिमेंट में डिवाइड करें। दूसरा है कि जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो कब कहाँ कितना यूज करना है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफरेंसेस लिखा हुआ है, ये देखो। इन मोशन स्टडी द वर्क इज डिवाइडेड इनटू फंडामेंटल मोशंस एंड इन टाइम स्टडी वर्क इज डिवाइडेड इनटू एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये डिफरेंसेस हो गया। तो डिफरेंसेस कभी कभी आ जाता है। तो डिफरेंसेस तो मैंने बार बार बोला, मोशंस मतलब मूवमेंट, वर्कर का मूवमेंट, कितने सारे, हाउ मच बॉडी मूवमेंट इज डन बाय द बेस्ट मैन टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोशन स्टडी। और टाइम स्टडी का मतलब होता है कि कितना हमें स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है अगर हम लोग बेस्ट मैन को देके उसको परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, इन मोशन स्टडी द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए वर्क इज डिटरमाइंड बाय मोशन एनालिसिस। मोशन स्टडी में मोशन एनालिसिस किया जाता है एंड ऑपरेशंस आर ट्रेन टू फॉलो द मेथड सो डिटरमाइन, बट इन टाइम स्टडी बेस्ट मेथड इज डिटरमाइंड बाय एनालिसिस ऑफ द मेथड एंड इक्विपमेंट। जैसे मैंने बोला कि टाइम स्टडी में ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर इस तरह से सर्कल कर लो कि टाइम स्टडी में हम लोग जो है एनालिसिस करते हैं, जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, क्या मेथड यूज कर रहे हैं, वो सब के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। जबकि मोशन स्टडी में हम लोग एनालिसिस करते हैं क्या एनालिसिस करते हैं, मोशंस का। ठीक है, मोशंस एनालिसिस करते हैं और ऑपरेटर एंड आर ट्रेन टू फॉलो द मेथड सो डिटरमाइन। ठीक है, और हम लोग और जो मोशन, जितना सारा मूवमेंट करने का बोला गया है उसको ऑपरेटर क्या करता है, उस तरह से ट्रेंड किया जाता है ऑपरेटर को, और ऑपरेटर उसको फॉलो करता है कि कैसे कम मूवमेंट में हम लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। यूज गुड मॉर्निंग प्रिया। अच्छा अब देखो, यूज्ड एंड मोशन,
only roughly considered, and that too indirectly. In time study, setting of production standard for cost purpose and wages incentive are emphasized. बोल रहा है कि टाइम स्टडी में क्या होता है, टाइम स्टडी के थ्रू से हम लोग क्या सेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, वेजेस इंसेंटिव, ये सब. द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट इज डिफिकल्ट जॉब विच कैन ओनली बी सॉल्व बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड एंड इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कंबाइंड विथ नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है, तो इतना सारा हमें नहीं चाहिए, छोटा सा अगर डिफरेंस पूछे तो हम लोग इतना बोल सकते हैं कि मोशन स्टडी में बॉडी मूवमेंट का हम लोग देखते हैं कि कितने सारे बॉडी मूवमेंट के थ्रू से हम लोग काम को परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि मिनिमम वे से कर पाए, जितना मिनिमम बॉडी मूवमेंट हो उतना अच्छा है. और अगर हम लोग टाइम स्टडी का देखें कि कितने कम टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं. दोनों केस में हम लोग बेस्ट मैन को यूज करेंगे चेक करने के लिए कि हम लोग का स्टैंडर्ड क्या था और एक्चुअल में क्या हुआ, फिर दोनों का डिफरेंसेस हम लोग देख सकते हैं. और मोशन स्टडी जो है वो बेसिकली टाइम स्टडी का ही एक पार्ट है. द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंट, मेजरमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल कनेक्टेड विथ ए जॉब. अच्छा ये देखो, ये वाला पॉइंट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है. ये वाला पॉइंट देखो, मोशन स्टडी बिफोर कमेंसिंग द टाइम स्टडी. जैसे कि मैंने बोला कि मोशन स्टडी जो है टाइम स्टडी का ही एक पार्ट है. तो बिफोर कमेंसिंग द टाइम स्टडी मैन शुड एंश्योर एंड असर्टेन द फॉलोइंग. उनको ये चीज एंश्योर करना पड़ेगा कि उन्होंने ये सारा परफॉर्म कर लिया है. क्या? दैट मोशन स्टडीज हैव बीन कैरिड आउट. जो टाइम स्टडी कर रहे हैं जो मैन, उनको ये पता होना चाहिए, उनको ये कर लेना चाहिए पहले, मोशन स्टडी जो है वो कैरी आउट कर लेना चाहिए, सो दैट प्लानिंग ऑफ वर्क प्लेस एंड अप्लायंसेस आर सेटिस्फैक्टरी. ताकि हम लोग अगर कम से कम मूवमेंट में कैसे काम कर सकते हैं उसका प्लान कर लेते हैं, उस काम का प्लानिंग, जो काम करना चाहते हैं उसका प्लान कर लेते हैं कि कम मूवमेंट में ये काम कैसे परफॉर्म होगा, कहाँ पर परफॉर्म होगा, क्या क्या अप्लायंसेस हमें लगेगा, तो ये एक सेटिस्फैक्टरी होगा काम को परफॉर्म करने के लिए. दैट द ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म इन द करेक्ट, ताकि काम जो है सही तरीके से हो, सही सीक्वेंस में हो, विदाउट एनी इंटरप्शन हो. दैट द ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व इज मिनिमम, ताकि ह्यूमन एफर्ट जो है वो मिनिमम लगे. तो ये हो जाता है टाइम स्टडी के पहले का परफॉर्मेंस, जो किसी भी टाइम स्टडी मैन को कर लेना चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्क स्टडी. तो पहले हम ये लिखवा देते हैं वर्क स्टडी क्या होता है. वर्क स्टडी का मतलब होता है एक काम को, कोई भी एक वर्क है, ठीक है, उसको हम लोग सबसे फास्ट कैसे करें, कौन सा टूल, कौन सा इक्विपमेंट क्या यूज करें, या फिर अगर मैनुअली कर रहे हैं तो कैसे करें. तो सबसे मतलब इसका अगर एक लाइन में आंसर ये दे कि बेस्ट वे क्या है किसी भी काम को परफॉर्म करने का, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क स्टडी. हर एक तरीके से, ना सिर्फ टाइम, ना सिर्फ इक्विपमेंट, हर एक तरीके से कैसे हम लोग करें, दैट इज वर्क स्टडी. ठीक है, अब मान लो किसी का बुक बाइंडिंग का बिजनेस है, तो कैसे वो बुक्स बाइंड करेंगे, उस पे क्या कवर लगाएंगे, कैसे पैकेजिंग करेंगे, सारा चीज, ठीक है, दैट इज वर्क स्टडी. मतलब बुक्स कैसे करना है, मतलब वो मोटा होगा और तो मतलब उस पे छोटे पेजेस होंगे डायरी के तरह, या फिर वो मतलब बड़ा सारा बुक्स होगा, पतला सा होगा, कैसा होगा, ठीक है, ये उसमें क्या मतलब क्या रहेगा, ज्यादा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगा या फिर उसमें कलर प्रिंट, कैसे करेंगे. तो वर्क स्टडी मतलब किस तरह से हमें करना है, ठीक है, कैसे कटिंग करना है, कैसे उस पे ग्लू लगाना है, क्या करना है, क्या यूज करना है, कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है, एट ए टाइम कितने सारे बुक्स हम लोग प्रिंट करें, ये इस तरह का जो काम है, मतलब पूरे वर्क को स्टडी करना. तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क स्टडी. तो वर्क स्टडी is a general term for techniques, method study, and work measurement. Work measurement, which are used in the examination of examination of duration, work in all its context, and systematically
systematically investigate all factors leading to improvement of efficiency. इसमें थोड़ा और लिखना है. Work study aims at finding the best and most efficient use of available resources, main material, money and machinery. Once the method study has developed an improved procedure for doing a work, the work measurement or time study will study the time to complete a job. समझाते हैं. देखो, वर्क स्टडी तो मैंने इन जिस्ट बता दिया कि वर्क स्टडी क्या होता है. अगर हमारे पास कोई भी काम आ रहा है तो उसे हम लोग कितने फास्ट तरीके से, कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोग के पास जो भी रिसोर्सेस है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा. वही बोल रहे हैं. देखो, वर्क स्टडी इज अ जनरल टर्म फॉर टेक्निक्स. टेक्निक क्या यूज करना है, ये वर्क स्टडी जो है, वर्क स्टडी का जनरल टर्म ही है कि टेक्निक्स क्या होगा. मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट विच आर यूज. टेक्निक क्या क्या, मेथड स्टडी क्या होगा, वर्क मेजरमेंट क्या होगा, विच आर यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ड्यूरेशन वर्क इन ऑल इट्स कंटेक्स्ट एंड सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट ऑल फैक्टर्स लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी. ठीक है, हम लोग क्या टेक्निक्स, क्या जो मेथड स्टडी करें ताकि हमारे पास जो भी मतलब जो भी हमारे पास अवेलेबल इक्विपमेंट वगैरह है उसको हम लोग एफिशिएंटली यूज कर पाए. ठीक है, यहाँ पर वही बोल रहा है. मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट विच आर यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ड्यूरेशन वर्क. मतलब जो भी मेथड स्टडी कर रहा है कि कितना टाइम लग रहा है वो पता करने के लिए, जो भी वर्क मेजरमेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो विच आर यूज्ड, ये यूज किया जाता है क्या, फाइंड मतलब क्या देखने के लिए कि एग्जामिनेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वर्क इन ऑल इट्स कंटेक्स्ट एंड सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट ऑल फैक्टर्स लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द एफिशिएंसी. कितना काम हो रहा है. ठीक है, और इसको अगर हमें और भी अच्छे तरीके से करना है, कैसे हम लोग इसको इम्प्रूव करें. ठीक है, कैसे एफिशिएंटली इस काम को और भी कर पाए. तो इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी, तो वो सारे फैक्टर्स जो लीडिंग फैक्टर हमें हेल्प करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग काम को और भी एफिशिएंटली इम्प्रूव करने के लिए और भी एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, उसके बारे में ये स्टडी करता है. वर्क स्टडी एम्स एट फाइंडिंग द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. वही हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, उसको कितने बेस्ट और मोस्ट एफिशिएंटली हम लोग यूज कर सकते हैं. लाइक मैन मतलब लेबर फोर्स का यूज हो, मटेरियल का यूज हो, मनी का यूज हो, मशीन्स का यूज हो. वंस द मेथड स्टडी हैज डेवलप्ड, जब मेथड स्टडी कर लिया जाता है, एंड इम्प्रूव प्रोसीडियर फॉर डूइंग ए वर्क
फॉर डूइंग ए वर्क, ठीक है। तो मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड स्टडी करना पड़ेगा, इम्प्रूव्ड मेथड स्टडी करना पड़ेगा। मतलब मेथड स्टडी करने से क्या होगा, हम लोग क्या डेवलप कर पाएंगे, हम लोग डेवलप कर पाएंगे हमारे प्रोसीड्योर्स को, ठीक है। कोई भी काम करने का जो प्रोसीड्योर है उसे हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे अगर हम लोग मेथड स्टडी करेंगे कि क्या मेथड यूज करें, उसमें हमें क्या चेंजेस लाना चाहिए, ठीक है। द वर्क, उसके बाद ये द वर्क मेजरमेंट और द स्टडी विल स्टडी द टाइम टू कंप्लीट ए जॉब। यहाँ पर शायद मेरा लैंग्वेज कुछ प्रॉब्लम हो है। वंस द मेथड स्टडी हैज डेवलप्ड एन इम्प्रूव प्रोसीजर फॉर डूइंग ए वर्क, द वर्क मेजरमेंट और टाइम स्टडी विल नहीं, ठीक है, टाइम स्टडी विल स्टडी द टाइम टू कंप्लीट ए जॉब। मतलब यही बोल रहा है कि द वर्क मेजरमेंट क्या है या फिर टाइम स्टडी जो है ये क्या स्टडी करेगा, कितना टाइम लग रहा है काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वर्क स्टडी। तो ये वर्क स्टडी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मेथड स्टडी, ठीक है, मेथड स्टडी। अच्छा, मेथड स्टडी क्या है, देखो मेथड स्टडी इज इट इज द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अभी अभी इसमें हम लोगों ने मेथड स्टडी का बात देखा, ठीक है। तो मेथड स्टडी क्या है, मेथड स्टडी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है ऑफ द एग्जिस्टिंग मेथड। करेंटली हम लोग क्या मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ डूइंग ए जॉब, ऑफ डूइंग अ जॉब in order to develop and install an easy, rapid, efficient, effective and less fatiguing procedures for doing the same job and at minimum cost। तो ये क्या है, ये एक सिस्टम है, एक टेक्निक है जिसको यूज करते हैं हम लोग। किस वजह से हम लोग ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि एग्जिस्टिंग हम लोग क्या मेथड यूज कर रहे हैं अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए या जॉब को परफॉर्म करने के लिए। अगर हम लोग जो मेथड यूज कर रहे हैं अगर उसमें हमें कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। एंड इंस्टॉल एन इजी, रैपिड, एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड लेस फैटिक प्रोसीड्योर। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो प्रोसीड्योर है उसको इंप्रूव करेंगे ताकि इजीली, रैपिडली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, ठीक है, लेस फैटिक वे से हम लोग अपने काम को परफॉर्म कर सके ताकि जॉब भी हमारा जल्दी जल्दी परफॉर्म हो और कॉस्ट भी हमारा मिनिमम लगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मेथड स्टडी। अच्छा, अब देखो ये चार चीज, लेकिन हमारे जो है जो लास्ट दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज मेनली जो है टाइम स्टडी, जो स्टडी लिखा हुआ है टाइम स्टडी, वर्क स्टडी और मेथड स्टडी। ये कभी कभी क्या एक जैसा लगता है हम लोग को, लेकिन ये एक चीज नहीं है, ठीक है। ये चार चीज हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अलग से पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे एमसीक्यू आएगा ही आएगा, ठीक है। नॉर्मली तो आता ही है। तो टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन, सॉरी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, ये चार चीज हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार जिस्ट में बता देता है, टाइम स्टडी का मतलब होता है कि हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक द टाइम, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, क्लॉक द टाइम का मतलब क्या हो गया, जस्ट हम लोग स्टॉप वॉच ले लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कोई एक काम को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, फिर उसी काम को हम लोग अपने बेस्ट मैन से करवाएंगे कि उनको कितना टाइम लगा, फिर दोनों में कंपैरिजन करके चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड टाइम स्टडी, ठीक है। और मोशन स्टडी क्या था, मूवमेंट देखेंगे एक वर्कर का, अगर कोई एक इक्विपमेंट यूज कर रहा है तो उसको यूज करने के लिए उसका मूवमेंट कितना ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा वो मूव कर रहा है, ठीक है, और कितने कम मूवमेंट से हम लोग उस काम को परफॉर्म करवा सकते हैं।
हैं, ठीक है। तो मिनिमम फिजिकल मूवमेंट से काम को परफॉर्म करवाना पड़ेगा, उसके लिए जो स्टडी किया जाता है दैट इज कॉल्ड मोशन स्टडी। तो एक टाइम के लिए हो गया, एक मूवमेंट के लिए हो गया। नेक्स्ट होता है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब क्या होता है, ये एक बिग पैरामीटर है, ठीक है। पूरा एक जॉब को कंप्लीटली मिनिमम टाइम में मिनिमम कॉस्ट में परफॉर्म करवाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वर्क स्टडी, इसको वर्क स्टडी बोलते हैं। और मेथड स्टडी क्या हो गया, मेथड स्टडी मतलब हम लोग जो भी मेथड यूज कर रहे हैं काम को परफॉर्म करने के लिए, अगर उसमें हमें कोई भी चेंजेस करना हो ताकि हम लोग अपने काम को और भी अच्छे तरीके से कर पाए, तो उसको स्टडी करना, इसको बोला जाता है मेथड स्टडी, ठीक है। ये चार इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन, जॉब को इवेल्युएट करना, ठीक है। जॉब इवेल्युएशन मतलब बेसिकली अगर बोले तो कॉस्ट क्या है, अगर हम लोग कोई भी एक जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या है, ठीक है। लेबर से हम लोग कोई ये वाला काम करवाए या नहीं करवाए, मतलब जॉब इवेल्युएशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई जॉब आ रहा है कि ये जॉब परफॉर्म करके दीजिए, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो जॉब आया है और हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मेटेरियल हो, लेबर में बेसिकली यहाँ पर लेबर का ही बात होगा, मेटेरियल के लिए जॉब इवैल्यूएशन नहीं होता है, ये इन टर्म्स ऑफ लेबर के लिए होता है। तो लेबर हमारे पास कैसे है, क्या हमारे पास बहुत ही हल्का काम आया है और हमारे लेबर जो है वो ज्यादा स्किल्ड है, उनको देके ये काम करवाना बेकार है, क्योंकि वो काम तो कर देंगे अगर हम लोग बोलेंगे, लेकिन उसके हिसाब से उनको जो हम लोग वेजेस या सैलरी या इंसेंटिव जो भी दे रहे हैं वो काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जबकि ये काम बहुत ही हल्का है, ये हमें नहीं लेना चाहिए, या फिर हम लोगों ने कोई ऐसा काम तो नहीं ले लिया जो हमारे वर्कर के कैपेबिलिटी के बाहर है। तो जब भी जॉब जॉब आता है तो हमें उसको इवेल्युएट करना पड़ता है कि ये हमारे लिए काम जो है वो लेना सही होगा कि नहीं होगा, क्या हम लोग ये कर पाएंगे, हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, हमारे वर्कर के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मतलब वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारे फर्म के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि नहीं, ये सारी चीज को चेक करने को बोला जाता है जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, इट इज द रैंकिंग, इट इज द रैंकिंग, ग्रेडिंग एंड वेटिंग, वेट देना, वेटेज, वेटिंग एन एसेंशियल वर्क कैरेक्टरिस्टिक of all jobs in order to find out or rate the worth of job, ठीक है। मतलब काम जो ले रहे हैं वो क्या हमारे लिए सही होगा, मतलब वो काम का ग्रेड क्या है, उसका वेटेज क्या है, उसका रैंकिंग क्या है, हमारे पास कैसे वर्कर है, काम हम लोगों ने किस तरह का लिया है, ठीक है। तो ये क्या है, जॉब इवैल्यूएशन इज द रैंकिंग, ग्रेडिंग एंड वेटिंग। हम लोग जॉब इवैल्यूएट करके उसका रैंकिंग तय कर सकते हैं, ग्रेड या फिर वेटेज दे सकते हैं। एंड एसेंशियल वर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल जॉब, हर एक जॉब का एक रैंक होता है कि ये किस तरीके का काम है, किस ग्रेडेड, कैसा ग्रेड का काम है, कैसे वेटेज है इस काम का, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट और रेट द वर्थ ऑफ जॉब, मतलब उस जॉब का फिर वैल्यू क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें वर्कर को जो पेमेंट दे रहे हैं क्या वो सही दे रहा है या कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, ठीक है। ये चीज को इवेल्यूट कर सकते हैं। इट इज अ इट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच it is a systematic approach to ascertain the labor work of each job and is a very important concern of all employers. इट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक है। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है ताकि हम लोग असर्टेन कर पाए द लेबर वर्क ऑफ ईच जॉब, एक काम करने के लिए लेबर को मतलब कोई भी एक जॉब के लिए लेबर
का कितना जरूरत होगा, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ ऑल एम्प्लॉयर्स। वही बोला ना कि एम्प्लॉयर्स को तय करना पड़ेगा कि हमें ये काम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबर के जो मैनेजर है, मतलब जो, या फिर उनके जो लीडर है, जो बता सकते हैं कि ये काम अगर कंपनी लेना चाहती है तो कितने दिन में वो खत्म होगा, उनके लिए कितना वर्दी होगा वो काम लेना, किस तरह से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है, ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ ऑल एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो ये होता है जॉब इवैल्यूएशन करना कि हमें ये काम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर हो गया, देयर आर थ्री स्टेप्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ऑल जॉब्स। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ preliminary description of each existing job. Second, analysis each job to arrive at final job description and specification. Analysis each job according to its approved description in order to determine its worth or value। ठीक है, तो तीन स्टेप क्या क्या है जिससे हम लोग कोई भी जॉब को इवेल्यूएट कर सकते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोल रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिमिनरी डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एग्जिस्टिंग जॉब। ठीक है, तो जितने भी एग्जिस्टिंग जॉब है उनका हमें डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रीलिमिनरी डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर एनालिसिस ईच जॉब टू अराइव एट फाइनल जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। फिर हर एक जॉब को हम लोग एनालिसिस करेंगे और हम लोग फाइनल जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन रेडी करेंगे कि किस क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा इस जॉब के लिए। एनालिसिस ईच जॉब अकॉर्डिंग टू इट्स अप्रूव्ड डिस्क्रिप्शन, जो अप्रूव्ड डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से हर एक जॉब को एनालिसिस किया जाएगा, ताकि हम लोग ये डिटरमाइन कर पाए कि ये कितना वर्थ है इस वर्क का, या कितना वैल्यू है। यहाँ पर वर्थ और वैल्यू का मतलब हो जाता है इन टर्म्स ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर को जो वेजेस दे रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन का मतलब ही होता है कि वर्कर को क्या पेमेंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम लोग क्या वर्क ले रहे हैं, इसके कंपैरिजन को ही बोला जाता है जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, ये देखो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है जॉब स्पेसिफिकेशन। देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, ये जो यहाँ पर लिखवाया गया है ना, ये जॉब डिस्क्रिप्शन एंड पहले प्रीलिमिनरी डिस्क्रिप्शन रेडी करना पड़ता है, फिर डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन क्या होता है? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉब द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉब कंटेंट और जॉब डिस्क्रिप्शन is the primary requirement, is the primary requirement
मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ही होता है कि जॉब में क्या क्या कंटेंट है, ठीक है, वो पता करना। दैट इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जॉब स्पेसिफिकेशन आर derived from the job description. Descriptions which have already been approved. जॉब स्पेसिफिकेशंस आर डिराइव फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जॉब स्पेसिफिकेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और जॉब डिस्क्रिप्शन जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है उसके हिसाब से ही जॉब स्पेसिफिकेशन को डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन कि क्या क्या सिस्टम हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम लोग जॉब को इवैल्यूएट कर पाए। तो सिस्टम ऑफ वैल्यूएशन, सिस्टम ऑफ वैल्यूएशन क्या क्या है? देखो, देयर आर सेवरल सिस्टम ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। किस तरह से हम लोग जॉब को इवैल्यूएट कर सकते हैं? द फंडामेंटल क्राइटेरिया इन वैल्यूएशन ऑफ ए जॉब इनटू अकाउंट आर टू मेक ए स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ फैक्टर्स which affect job values, the main factors are क्या क्या फैक्टर होता है? तो देखो, जॉब इवैल्यूएशन हम लोग सेवरल सिस्टम है जिससे जॉब को इवैल्यूएट कर सकते हैं। फंडामेंटल क्राइटेरिया क्या है एक जॉब को इवैल्यूएट करने का या वैल्यूएशन करने का? इनटू अकाउंट आर टू मेक ए स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ फैक्टर्स। पहले हम लोग कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स का लिस्ट बना लेंगे जो कि उस जॉब को इफेक्ट करता है, उस जॉब के वैल्यू को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो मेन फैक्टर्स देखो, कुछ फैक्टर्स का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पहला है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑफ द वर्कर। जो काम हम लोग ले रहे हैं उसके लिए हमें कैसे वर्कर चाहिए, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, कैसे वर्कर चाहिए, वो पहले हमें, ये क्राइटेरिया या फिर फैक्टर हो सकता है। दूसरा, जॉब डिफिकल्टीज, जॉब कितना डिफिकल्ट है, ठीक है, कितना टफ है, कितना टाइम हमें लग सकता है, डिफिकल्टीज का लेवल क्या है, ठीक है, वो भी हमें पता करना पड़ेगा। फिर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कितने लोगों पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, किस तरीके के लोग ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए केपेबल है, ठीक है, क्या हमारा फर्म केपेबल है नहीं है, उस हिसाब से ही तो हम लोग कस्टमर को हाँ बोलेंगे। तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑफ द वर्कर, जॉब डिफिकल्टीज, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन क्या है वर्कर का, ठीक है, वर्कर को हम लोग किस तरह के वर्किंग कंडीशन में काम करवा रहे हैं, ठीक है, क्या वहाँ हेल्थ हैजर्ड्स वगैरह हो सकता है नहीं हो सकता, ये सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करके हम लोग जॉब को इवेल्युएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेन जो चार फैक्टर्स हो गया। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर ऑल
these factors are to be analyzed in details in order to complete the job description. मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करने के लिए ये सारे फैक्टर्स का एनालिसिस करना जरूरी है, तब तो हम लोग जॉब का डिस्क्रिप्शन बनाएंगे ना कि जॉब कैसा है, डिफिकल्टीज लेवल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितना लेना पड़ेगा, किस तरह के वर्कर को लेना पड़ेगा, क्या क्वालिफाइड वर्कर हमें चाहिए, क्या वर्क कंडीशन हम लोगों का मतलब क्या वर्क कंडीशन अपियर हो सकता है, तभी तो हम लोग जॉब का डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं अगर ये सारे फैक्टर्स का एनालिसिस कर लेते हैं तो। द लीस्ट ऑफ फैक्टर्स, the manner in which they are एक सेकंड, ठीक है, दे आर अप्राइज्ड होगा, ठीक है, ये ए नहीं होगा, ये मुझे थोड़ा डाउट था। एंड द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट रिलेटिव वर्थ मनी वैल्यू values distinguishes the various system of valuation, various system of valuation, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल द फैक्टर्स आर टू बी एनालाइज, सारे फैक्टर को एनालिसिस करना इन डिटेल्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द जॉब डिस्क्रिप्शन, ताकि हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी कर ले। द लिस्ट ऑफ फैक्टर्स, द मैनर इन विच दे आर अप्राइज्ड एंड द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट रिलेटिव वर्थ मनी वैल्यूड डिस्टिंग्विश द वेरियस सिस्टम ऑफ वैल्यूएशन। मतलब सारे फैक्टर्स हर एक काम के लिए एक जैसा मतलब रैंकिंग नहीं पा सकता है, ठीक है। मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे काम के लिए कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे हो सकता है वर्किंग कंडीशन मतलब थोड़ा डिफिकल्टीज लेवल पे है, बाकी सब ठीक है। इस तरह से मतलब कहीं किसी वर्क के लिए कुछ चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है, किसी वर्क के लिए कुछ चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है, वही चीज बोला है। द लीस्ट, ये लीस्ट होगा, द लीस्ट ऑफ फैक्टर्स, द मैनर इन विच दे आर अप्राइज्ड, किस तरह से ये मतलब अपियर कर रहे हैं, एंड द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट रिलेटिव वोट मनी, और उस हिसाब से उस काम को जो हम लोग इवेल्यूट कर रहे हैं उसका प्राइस क्या होगा, मतलब कितना पैसा लेना पड़ेगा, ठीक है, वर्थ मनी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिस्टिंग्विश द वेरियस सिस्टम ऑफ वैल्यूएशन, मनी वैल्यूज डिस्टिंग्विशेस द वेरियस सिस्टम ऑफ वैल्यूएशन। तो इस हिसाब से अलग अलग सिस्टम ऑफ वैल्यूएशन बनाया गया है, ठीक है। अब वैल्यूएशन का भी अलग अलग मेथड्स है, क्या क्या मेथड्स है देखो, मेथड्स का नाम हम बताते हैं, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, द सिस्टम ऑफ वैल्यूएशंस which are commonly adopted are given below। तो अब जो मेथड को यूज किया जाएगा,
ठीक है। वेरियस सिस्टम ऑफ वैल्यूएशंस को यूज करने के लिए क्या क्या मेथड है, देखो मेथड का नाम लेकिन आता है एमसीक्यू में, मेथड का डिटेल्स पढ़ने का हमें जरूरत नहीं है, डिटेल्स का कुछ भी क्वेश्चन कभी नहीं आया है, ठीक है। तो मेथड देखना पड़ेगा। जॉब इवैल्यूएशन का मेथड क्या है, द रैंकिंग और ग्रेडिंग मेथड, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंक या ग्रेड दे सकते हैं। जैसे मान लो हम थोड़ा सा बता रहे, जैसे मान लो मशीन मेंटेन करने का काम है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग एक कार्ड बना दिया गया है, मशीन मेंटेन बोल के एक कार्ड, ठीक है। अब वहां पर मान लो 5 लोगों को बोला जा रहा है आप लोग इसका रैंकिंग या ग्रेडिंग दीजिए, मशीन मेंटेनेंस का कॉस्ट क्या होना चाहिए। किसी ने बोला 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से। मान लो 5 लोगों ने 5 वैल्यूएशंस बताए, तो कैसे की वैल्यूएशन किया जाएगा, उस 5 कॉस्ट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5, मतलब एवरेज कॉस्ट निकाला जाएगा अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन, ठीक है। तो ये होता है रैंकिंग और ग्रेडिंग मेथड। जरूरी नहीं है, हमें ये सब नहीं आता है डिटेल्स, तो इसीलिए हम लोगों को सिर्फ नाम पता होना ही काफी है। तो पहला हो गया रैंकिंग और ग्रेडिंग मेथड। दूसरा होगा, यहाँ पर ही लिख देते, दूसरा है टाइम सॉरी द फैक्टर कंपैरिजन मेथड, द फैक्टर कंपैरिजन मेथड। कौन सा फैक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से हम लोग वेटेज देते हैं। जैसे मतलब क्वालिफिकेशन ज्यादा मायने रखता है, हम लोग जो काम ले रहे हैं उसके वर्कर का क्वालिफिकेशन ही मेन है इस काम में, दैट इज इसका रैंक उस हिसाब से हो जाएगा। या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है तो इसका रैंक उस तरह से हो जाएगा। तो वेटेज जो है उस हिसाब से हम लोग फैक्टर को कंपेयर करके वेटेज देंगे। तो द फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ठीक है। और जो लास्ट मेथड है ये बेस्ट मेथड माना जाता है, पॉइंट रेटिंग मेथड। ये बेस्ट मेथड होता है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बेस्ट मेथड कौन सा है, ये बेस्ट मेथड होता है, ठीक है, पॉइंट रेटिंग मेथड। अब इसके अंडर 3 मेथड होता है, स्ट्रेट पॉइंट मेथड, स्ट्रेट पॉइंट मेथड में क्या होता है ना, एक ही चाहे काम कैसा भी हो, चाहे फैक्टर्स कैसा भी हो, हम लोग एक ही पॉइंट जो है मतलब एवरेज देते जा रहे हैं, अगर 1 दे रहे हैं तो सभी को 1 ही असाइन करते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है वेटेड पॉइंट मेथड, तो वेटेज के हिसाब से, काम के वेटेज के हिसाब से हम लोग पॉइंट असाइन करेंगे। और एंड में है डायरेक्ट टू मनी मेथड, कितना कॉस्ट हो रहा है उस हिसाब से हम लोग पॉइंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रैंकिंग एंड ग्रेडिंग मेथड, हमें जरूरी नहीं है ये सब का डिटेल, सिर्फ नाम पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या मेथड होता है, तो वो नाम पता होना चाहिए। सिस्टम ऑफ, ये क्या मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, वैल्यूएशंस का, ठीक है, जॉब को जो वैल्यू करेंगे उसका क्या क्या मेथड होता है। रैंकिंग ग्रेडिंग मेथड, रैंकिंग और ग्रेडिंग, फैक्टर कंपैरिजन मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड। पॉइंट रेटिंग में ये 3 मेथड होता है, लेकिन हमें इसका डिटेल्स का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर यहाँ पर जो आ गए जॉब एलोकेशन, ये स्टडी नोट 4 का ही है, लेकिन यहाँ से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जॉब एलोकेशन या फिर असाइनमेंट टेक्निक क्या होता है। असाइनमेंट क्या है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब इसको शॉर्टकट में बोला जाता है एलपीपी, ठीक है, एलपीपी, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग करेंगे और अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो असाइनमेंट में क्या होता है, देखो ये एक स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा काम किस वर्कर को असाइन करे ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, टाइम इफेक्टिव हो, ठीक है। जैसे स्किल्ड वर्कर को अनस्किल्ड वाला काम दे दिया, ऑब्वियसली उनसे नहीं होगा, अनस्किल्ड वाले को स्किल्ड वाला काम दे दिया, नहीं होगा। सबका अपना अपना एक मतलब अपना अपना एक जो है नॉलेज होता है, अपना अपना फीचर्स होता है, उसी हिसाब से हमें काम के लिए अपॉइंट कर, किसी के पास मार्केटिंग स्किल ज्यादा है, किसी के पास मतलब फाइनेंस स्किल ज्यादा है, जिसके पास जैसा स्किल है उनको वैसा काम अपॉइंट करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। कि इनको कौन सा काम असाइन करे ताकि कैसा जॉब एलोकेट करे, उसी को बोला जाता है असाइनमेंट टेक्निक, ताकि हमारा काम जो है सबसे कॉस्ट इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से परफॉर्म हो सके, ठीक है। देयर आर मेनी सिचुएशन वेयर द असाइनमेंट ऑफ पीपल और मशीन्स एटसेट्रा मे बी कॉल्ड फॉर, मतलब ऐसा हो सकता है कि हमें ये फाइंड आउट करना पड़े कि कौन से मशीन में कौन से वर्कर को काम पे लगाए, ठीक है, कौन सा काम कौन से वर्कर
वर्कर को दे। असाइनमेंट ऑफ वर्कर टू मशीन, मतलब वर्कर को मशीन में काम करवाना। क्लर्क टू वेरियस चेकआउट काउंटर्स, कौन से काउंटर में कौन से क्लर्क को रखे। सेल्समैन टू डिफरेंट सेल्स एरिया, कौन से सेल्स एरिया में कौन से सेल्समैन को अपॉइंट करे। टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, ठीक है। इसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि किसको कहाँ पर रखे, कौन सबसे अच्छा कैसे इस काम को परफॉर्म कर सकता है। तो असाइन करना काम, इसीलिए इसका नाम ही असाइनमेंट। द असाइनमेंट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज पीपल possess varying abilities for performing different job and therefore the cost of performing jobs by different people are different। क्योंकि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग एबिलिटीज होता है, तो फिर डिफरेंट जॉब्स जो है उनको परफॉर्म करवाने के लिए, ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, हमें अलग अलग लोगों का भी जरूरत होता है। अब हमें ये भी तो समझना पड़ेगा कि किसको कहाँ काम पे रखे, ठीक है। thus in an assignment problem the question is how the assignment should be made in order that the total cost involved is minimized। तो अब इतना दिमाग क्यों लगाना पड़ता है कि किसको कहाँ पर अपॉइंट करें, इसीलिए ताकि हमारा कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज्ड हो। अगर हम लोग गलत जगह पे गलत लोगों को काम पे लगा देंगे तो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसको जो स्किल नहीं आता है वो स्किल वाला काम उसको दे देते हैं, तो फिर वो काम तो उससे होने से रहा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अगर हो भी जाए तो टाइम टेकिंग हो गया, या फिर उसने बहुत सारी चीजों को वेस्टेज कर दिया, उसको नॉलेज नहीं था। तो फिर इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमें ये सोचना है कि कैसे हम लोग लोगों को अपॉइंट करें पर्टिकुलर मशीन में, या पर्टिकुलर किसी सेल्समैन है तो सेल्स काउंटर में, कोई क्लर्क है तो चेकआउट काउंटर्स में, ताकि वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर सके। तो कंप्लीट यहाँ अच्छा देखो 4 मेथड्स है असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक है इन्यूमरेशन मेथड, कंप्लीट इन्यूमरेशन, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड एंड हंगेरियन मेथड। इसको बोला जाता है हैम, हैम, ठीक है। हंगेरियन असाइनमेंट मेथड, ठीक है, इसको बोला जाता है हंगेरियन असाइनमेंट मेथड। तो हम लोग सबसे पहले यही वाला मेथड पढ़ेंगे, बुक में यही वाला है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मेथड पढ़ेंगे। बट ये जो है ना, ये दो मेथड हमारे लिए नहीं है, ये मतलब सिर्फ दिया हुआ है नाम के लिए कि मेथड 4 होता है, लेकिन इसका कोई डिटेल्स हमारे स्टडी मटेरियल मतलब कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो ये इनोमिनेटर मेथड और सिंप्लेक्स मेथड हमें करना नहीं है, हमें सबसे पहले ये हैम मेथड करना है, ठीक है। तो हैम मेथड जो है वो हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसको और नहीं लिखवा रहे हैं। तो सबसे पहले करना पड़ेगा रो ऑपरेशन। रो क्या होता है, हमें एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अभी हम करवाते हैं, एक दो एग्जांपल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा रो ऑपरेशन, फिर कॉलम, फिर ऑप्टिमलिटी टेस्ट, फिर इंप्रूव्ड मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद स्टेप 5 में स्टेप 3 और 4 को रिपीट करना पड़ेगा जब तक हम लोग ऑप्टिमलिटी सिचुएशन में नहीं पहुंच जाते। देन स्टेप 6, बट अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने तो बोल दिया स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये। तो जब तक हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे होगा। तो हम पहले एक एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो मैथ से नहीं ले रहे, क्योंकि मैथ में एकदम हायर लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले हमें दो छोटा छोटा क्वेश्चन जो है वो देखना चाहिए, तभी हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर ऐसा रहेगा क्वेश्चन, मैंने लिख दिया वर्कर, ठीक है। सिचुएशन क्या है, 4 वर्कर है ABCD, ठीक है। हम क्वेश्चन को उतना डिटेल्स में नहीं लिख रहे, जस्ट ऐसे ही बता दे रहे। 4 वर्कर है और मशीन है, यहाँ पर लिख देते हैं मशीन। मशीन भी 4 है, M1, M2, M3 और M4। हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन से वर्कर को कौन से मशीन में असाइन करें, मतलब कौन से मशीन से काम करवाए ताकि हमारा जो काम है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूज। ये जो है कॉस्ट है, ए वर्कर M1 मशीन में जाएगा तो 8, M2 में जाएगा तो 10, M3 में जाएगा तो 12, M4 में जाएगा तो 15। इस तरह से ये कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। तो हमें कैसे मेथड फॉलो करना है, देखो। अच्छा, ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, हमें ये देखना है कि कौन से वर्कर को कौन से मशीन में असाइन करें ताकि हमारा काम जो है सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो। ये सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। अच्छा, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इस क्वेश्चन को, ये जो मेथड है इसको यूज किया जाता है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे मिनिमाइज क्या करना चाहता है कोई भी फर्म, क्या मिनिमाइज करना चाहेगा, देखो कॉस्ट मिनिमाइज क्या क्या करना चाहेगा, कॉस्ट,
मिनिमाइजेशन के लिए ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मिनिमाइजेशन ही रहेगा हमारे सारे क्वेश्चन में। अगर नहीं रहेगा, अगर मैक्सिमाइजेशन रहेगा तो हम लोग उसको मिनिमाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। हम बताएंगे अगर उस लेवल का क्वेश्चन रहेगा तो मिनिमाइजेशन जैसे कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करने का टारगेट रहता है कोई भी फर्म का। डिस्टेंस, डिस्टेंस को मिनिमाइज करने का टारगेट रहेगा कोई भी फर्म का, ठीक है। लॉस को मिनिमाइज करने का टारगेट रहेगा, ठीक है। और मैक्सिमाइज करने का क्या क्वेश्चन हो सकता है, मान लो सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स को हम लोग क्या करना चाहेंगे, मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। प्रॉफिट को क्या करना चाहेंगे, प्रॉफिट को हम लोग मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कोई भी चाहेगा कंपनी की उसका मैक्सिमाइज हो, ठीक है। तो ये मैक्सिमाइजेशन पे क्वेश्चन होगा तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, रिगार्डिंग सेल, रिगार्डिंग प्रॉफिट, रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन। और मिनिमाइजेशन पे रहेगा तो कॉस्ट, डिस्टेंस, लॉस, इस तरह का मिनिमाइज करने का क्वेश्चन रहेगा। तो नॉर्मली हमें पहले सबसे पहले चेक करना चाहिए कि हमारे पास क्वेश्चन तो जो दिया हुआ है वो मिनिमाइजेशन वाला है कि मैक्सिमाइजेशन वाला है। अगर मिनिमाइजेशन वाला है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मिनिमाइजेशन वाला नहीं है, मैक्सिमाइजेशन वाला है, तो उसे मिनिमाइज में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम लोग सीखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैसे मिनिमाइजेशन वाले को मैक्सिमाइजेशन में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, जब भी हम लोग हैम मेथड करेंगे तो स्टेप 1 हम लोग ये चेक करेंगे मैक्स और मीन क्वेश्चन कैसा है, मैक्सिमाइजेशन का है कि मिनिमाइजेशन का है। इफ इफ मैक्स देन ट्रांसफर टू मीन, ठीक है। मतलब मीन में ही, मिनिमाइजेशन पे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेप 2 हमें ये देखना पड़ेगा कि बैलेंस्ड है कि नहीं। इफ प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट, प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट, ये सब क्राइटेरिया है, ठीक है। बैलेंस्ड और नॉट समझने के लिए, बैलेंस मतलब इन कैसे, किस किस हिसाब से बैलेंस का बात किया जा रहा है, बैलेंस और नॉट, ठीक है। बैलेंस का मतलब हो जाएगा कि हम लोग को देखना पड़ेगा नंबर ऑफ, अच्छा ये जो बैलेंस वाला केस है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, ठीक है। इफ प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये जब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तब सीखेंगे। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये अभी तो हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं तो ये स्टेप 2 हमारे लिए फॉलो नहीं करने से भी चलेगा, ठीक है। स्टेप 3 में हम लोग देखेंगे, अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर। ये इन इफ प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा डिमांड इक्वल टू सप्लाई है कि नहीं। डिमांड इक्वल टू सप्लाई है कि नहीं, ठीक है। या फिर हमें चेक करना पड़ेगा, ये हो गया हम लोग का डिमांड इक्वल टू सप्लाई और कैपेसिटी इक्वल टू रिक्वायरमेंट। ये हमें चेक करना पड़ेगा। अगर हम लोग का क्या हो गया क्वेश्चन, अगर हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि अभी हम लोग नहीं कर रहे, बट इन केस ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट में हमें क्या चेक करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है कि नहीं, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है कि नहीं। अगर नहीं है, इफ नॉट देन डमी रो और कॉलम is added to make it balance, ठीक है। डमी रो या कॉलम ऐड करेंगे उसे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये सारा स्टेप्स जो है फॉलो करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 ये जो है, ठीक है। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखवाया है उससे हम लोग चेक करते हैं कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, वर्कर लिखा है और यहाँ पर हम लोगों ने मशीन्स लिखा है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करने बोला है कि नहीं, ये मिनिमाइजेशन है कि नहीं। तो हाँ, ये मिनिमाइजेशन का ही क्वेश्चन है क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है डिटेल्स क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन ऐसा है
कि कौन से वर्कर को कौन से मशीन में असाइन करें ताकि कॉस्ट मिनिमाइज हो। तो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, देन हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन का है नहीं, किसे मिनिमाइजेशन में ट्रांसफर करना। फिर क्या होगा, फिर हम लोग देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। तो क्योंकि हम लोग असाइनमेंट कर रहे हैं, बैलेंस है कि नहीं वो चेक करने के लिए नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम चेक करना पड़ेगा। तो कॉलम देखो 1 2 3 4 और रो भी देखो, ये इस तरह से कॉलम काउंट होता है 1 2 3 4 और रो भी देखो 1 2 3 4। तो हाँ बैलेंस्ड है, प्रॉब्लम जो है बैलेंस्ड है, तो हम लोग आगे चल सकते हैं। तो प्रॉब्लम अगर बैलेंस है तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो पहला स्टेप हो जाएगा रो मिनिमम ऑपरेशन। ठीक है, रो मिनिमम ऑपरेशन। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, क्वेश्चन को फिर से हमें लिखना पड़ेगा, हर एक स्टेप में ना हमें क्वेश्चन लिखते जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। M1 M2 M3 M4। एक बार क्वेश्चन को फिर से लिख रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, क्वेश्चन पीछे रह गया, 8 10 12 15 12 9 15 10 12 12 10 15 15 18 12 और 10। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यहां से देखेंगे रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन का मतलब होता है कि रो वाइज हर एक रो में हमें मिनिमम एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। मिनिमम एलिमेंट क्या है वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर देखें, ये रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। ये रो में अगर मिनिमम एलिमेंट देखें तो ये वाला है। इस रो में अगर मिनिमम एलिमेंट को हम लोग देखें तो ये 10 है, और यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट देखें तो 10 है। ठीक है, मिनिमम एलिमेंट हमें ढूंढना पड़ेगा और उसको माइनस करना पड़ेगा रो के बाकी एलिमेंट के साथ, यानी 8 माइनस 8 10 माइनस 8 12 माइनस 8 15 माइनस 8। बट इस तरह से नहीं दिखाना है, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला, जरूरत हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि किस तरह से करना है। ऐसे लेकिन लिखना नहीं है, हम लोग कैसे लिखेंगे वो हमें दिमाग में रख के लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखना है, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज्यादा जगह लगेगा और उस तरह से प्रेजेंटेशन होता भी नहीं है इस क्वेश्चन का। तो हम लोग सबसे पहले रो ऑपरेशन करेंगे। तो रो ऑपरेशन इस तरह से होगा। तो हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ताकि मुझे आंसर जो है लिखने में आसानी हो, इसलिए मैंने इधर चूज किया। तो देखो, रो पहले रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन कैसे होगा, यहाँ पर मिनिमम क्या है 8 है, तो 8 माइनस 8 0, M1 M2 M3 M4। 8 10 माइनस 8 2 12 माइनस 8 ये हो गया 4 और 15 माइनस 8 ये हो गया 7। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम है 10, 12 माइनस 10 2, सॉरी 9 है, यहाँ पर मिनिमम 9 है। 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3। हाँ, और 9 माइनस 9 0 हो गया। 15 माइनस 9 6, 6 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 9 1 हो गया। अच्छा, यहाँ पर मिनिमम 10 है, तो 12 माइनस 10 2 हो जाएगा। 12 माइनस 10 2 हो जाएगा। 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। 15 माइनस 10 5 हो जाएगा। यहाँ पर मिनिमम 10 है, तो 15 माइनस 10 5 हो गया। 18 माइनस 10 8 हो गया, और 12 माइनस 10 2 हो गया, और 10 माइनस 10 0 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बुक में देखोगे तो इस तरह से लिखा हुआ है, ये देखो रो ऑपरेशन ऐसे। ठीक है, रो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो ऑफ द गिवन मैट्रिक्स फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग रो। तो हमें हर एक ऑपरेशन जब हम लोग कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स हमें हमेशा लिखना पड़ेगा। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा तो हमें डिटेल्स में ही लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उतने अच्छे लैंग्वेज में अभी हम नहीं लिख रहे हैं, हम जस्ट सिंपल ऐसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम लगेगा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, टेक लोएस्ट नंबर, लोएस्ट एलिमेंट लिख देते हैं, एलिमेंट फ्रॉम ईच रो एंड देन डिडक्ट फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट। कॉरेस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट से हमें माइनस करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे
कॉलम ऑपरेशन सेम वे से कॉलम ऑपरेशन में भी वही करना है, कॉलम वाइज जो मिनिमम, अभी जो मिनिमम होगा, अभी इससे इससे कोई मतलब नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, मेन क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, ये जो बना अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉलम वाइज मिनिमम क्या है। तो अगर देखो तो सब जगह 0 0 0 आ गया है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब हर एक कॉलम में मिनिमम तो 0 ही है, तो कॉलम ऑपरेशंस करने से वही सेम यही वाला जो है स्ट्रक्चर फिर से बन जाएगा, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कॉलम ऑपरेशन। तो यहाँ पर ABCD, M1, M2, M3, M4। अच्छा क्या क्या आया था चेक करते हैं। 0247, 0247, यही आ जाएगा। देखो ये कॉलम वाइज कर रहे हैं, ठीक है, हम कॉलम वाइज लिख के दिखाते हैं, तो ये मेरा थोड़ा सा गलत अप्रोच हो जाएगा अगर ऐसा लिखेंगे। तो कॉलम ऑपरेशन मिनिमम क्या है, इस कॉलम का 0 है, तो 0 से सारा चीज माइनस करेंगे वही आ जाएगा 0325, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0325, 0325, वही आ गया। अच्छा फिर इस कॉलम में देखो 0 सबसे कम है, तो 0 से सारी चीजों को माइनस करेंगे वही आ जाएगा 2028, तो कॉलम वाइज लिखेंगे 2028, क्योंकि इस क्वेश्चन में 0 आया, हो सकता है बाकी क्वेश्चन में ना आए, इसीलिए हमारे पास प्रैक्टिस होना चाहिए। 4602, तो वही आ जाएगा 4602, नहीं तो हम लोग इसी को रिपीट कर देंगे, इसलिए बार बार हम इस तरह से करवा रहे हैं। 7150, इसमें भी 0 है तो 7150 ही रिटर्न आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं टेक लोएस्ट नंबर फ्रॉम लोएस्ट एलिमेंट फ्रॉम each column and then deduct from corresponding रो कॉलम एलिमेंट, ठीक है। तो ये रो और कॉलम ऑपरेशंस हो गया। अब हम लोग फिर से इसको लिखेंगे, ठीक है, हर स्टेप हर एक ऑपरेशंस के बाद जो रिमेनिंग आ जाता है उसे हमें लिखना पड़ेगा नेक्स्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के पहले। 5820, 2205, 2205 और 3061, 0247, 0247। अच्छा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। ऑप्टिमलिटी टेस्ट का मतलब होता है हमें हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली लाइंस ड्रॉ करने हैं, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली लाइंस ड्रॉ करने हैं, और हमें क्या करना है, इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है ताकि हम लोग कितने कम लाइन से 0 को कैंसिल कर सके, ठीक है, मतलब 0 को कवर कर सके, नॉट कैंसिल, कवर कर सके। बट हम लोग किसी भी तरह से जो है मतलब डायगोनल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कौन सा ऑपरेशंस कर रहे हैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ऑप्टिमलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, जो भी होगा जिससे मिनिमम नंबर ऑफ लाइन बने, ठीक है, नॉट द डायगोनल वंस दैट आर रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द जीरो एलिमेंट, जितने भी जीरो है उनको कवर कर सके। इफ द नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम एंड रो ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स, द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल कैसे होगा वो तो अभी चेक करके बताते, पहले ये देखो ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से, चाहे वो वर्टिकल मतलब इस तरह से या इस तरह से, वर्टिकल और या फिर हॉरिजॉन्टल वे से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बट नॉट डायगोनली, डायगोनली ड्रॉ नहीं कर सकते। करना क्या है, हमें मिनिमम लाइन से मैक्सिमम जीरो को कवर करना है। तो अगर मान लो हम लोग ऐसे चूज करते कि पहला लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक ही जीरो कटेगा, हमें यहाँ देखना पड़ेगा कैसे हम लोग एक से ज्यादा जीरो काट सकते हैं, बट यहाँ पर देखो मैक्सिमम जीरो काटना पड़ेगा, बट यहाँ पर जीरो का सीक्वेंस इस तरह से है ना, चाहे हम लोग इस तरह से क्रॉस करें इस तरह से करें, हर एक बार में एक ही जीरो हम लोग काट सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये देखो अगर हम लोग इस तरह से कैंसिल करते हैं, हम ये इससे एक बार दिखाते हैं, ये 1 0, 2 0, 3 0,
4 जीरो, ठीक है। तो 4 लाइन यूज हुआ। अगर हम लोग बोलेंगे कि नहीं इस तरह से नहीं, कुछ और तरीके से करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और एक तरीका भी हो सकता है, ये देखो, 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही लाइन हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका, और एक तरीका हो सकता है, एक ऐसे कर दिया, दो ऐसे कर दिया, तीन ऐसे कर दिया, चार ऐसे, फिर भी 4 ही लाइन हो रहा है। कैसे भी करे क्यों ना, 4 ही लाइन आ रहा है। तो ये जो है, ये डिपेंड करता है माइंड में जैसे आएगा। तो सबका ड्रॉ जो है सेम होगा इस जगह पे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये चीज वेरी कर सकता है, बिकॉज हर जगह पे एक जीरो है, ठीक है। तो हम लोग कैसे भी चाहे उसे कर सकते हैं। तो हमारा ये जो क्राइटेरिया है फुलफिल होना चाहिए कि मिनिमम लाइन से मैक्सिमम जीरो कवर हो। तो हम इसको इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट का मतलब क्या होगा? ऑल जीरो आर कवर्ड बाय मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कितना आया। मिनिमम लाइन कितना आया? 4, ठीक है। और जो हमारा रो या कॉलम है, नंबर ऑफ रो और कॉलम, ये एक ही जैसा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। बैलेंस मतलब जितने रो है उतने ही कॉलम है, इसको कहते हैं बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं, ये हम लोगों ने तभी पता कर लिया जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है कि नहीं। तो 4 रो या कॉलम है, तो उस केस में हम लोग का यहाँ पर नंबर ऑफ रो या फिर नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 4 है। मिनिमम लाइन भी 4 आ गया। अगर ये दोनों इक्वल होता है तो हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, ठीक है। सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, ये ही हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा स्टेप होगा? अगर ये ऑप्टिमल नहीं होता है देन इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स करना पड़ता है, जो कि मेरे इस क्वेश्चन में नहीं हुआ। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बताएंगे कैसे होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इम्प्रूव मैट्रिक्स अगर करना पड़े देन स्टेप 5 का रिक्वायरमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब सीधा सीधा स्टेप 6 में जाएंगे। स्टेप 6 क्या हो जाएगा? देखो, फिर से इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए बी सी डी, M1 M2 M3 M4, 0 to 47, लास्ट में दिख रहा है 5820, 3061, 2205, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो हम लोगों को यहाँ पर अभी करना क्या है, हम लोग को ये देखना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम पढ़ के बता देते हैं। गिव द ऑप्टिमल सोल्यूशन, मेक द जॉब असाइनमेंट एज इंडिकेटेड बाय द जीरो एलिमेंट। दिस इज डन एज फॉलोज। कैसे करना है? लोकेट ए रो विच कंटेन्स ओनली वन जीरो एलिमेंट, ठीक है। हमें पहले एक रो ऐसा देखना है जहां पर एक ही जीरो है, तो सारे रो में एक ही जीरो है। अब आगे पढ़ते हैं। असाइन द जॉब कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पर्सन, क्रॉस आउट द जीरो इफ एनी इन द कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट विच इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट पर्टिकुलर जॉब एंड पर्सन आर नो मोर अवेलेबल, ठीक है। ये चीज हम समझाते हैं। पहले हमें रो वाइज चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट हम लोग कैसे चेक करेंगे? रो वाइज चेक करेंगे। क्या हमारे पास ऐसा कोई रो है जहां एक ही जीरो है? सारे रो में एक ही जीरो है, तो हमें फर्स्ट रो ऐसा मिल गया जहां एक ही जीरो है। सपोज मान लो हम लोगों ने आगे का देखा ही नहीं, क्योंकि हमें पहले ही दिख गया है कि एक ही जीरो वाला रो है, तो हमें उसको ऐसे बॉक्स करना पड़ेगा। बॉक्स करने के बाद इसके रिगार्डिंग रो कौन सा है? ये वाला। इसके रिगार्डिंग कॉलम कौन सा है? ये वाला। इसमें अगर कोई भी जीरो है तो उसे क्रॉस आउट करना है। सपोज मान लो कि ये अगर जीरो होता तो इसको हम लोग ऐसे क्रॉस आउट कर देते। ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे, ये मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया। तो यहाँ पर नहीं है तो क्रॉस आउट नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो ए वर्कर है इसको मशीन 1 में असाइन किया जाएगा, और मशीन 1 बाकी और किसी के लिए नहीं होगा। इस हिसाब से ये हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग फिर से चेक करेंगे कोई ऐसा रो जहां पर एक ही जीरो है, ये रहा, ठीक है। फिर कोई ऐसा रो जहां पर एक ही जीरो है, फिर कोई ऐसा रो जहां पर एक ही जीरो है। इसका मतलब ए का असाइनमेंट होगा M1 मशीन पे, ठीक है। बी का असाइनमेंट करना चाहिए M2 मशीन पे, सी का असाइनमेंट करना चाहिए M3 मशीन पे, डी का असाइनमेंट करना चाहिए M4। तो ये तो बिल्कुल मतलब तुम लोग को लग रहा होगा कि एक ही जैसा हो गया, ए का M1 बी का। नहीं, ये इसमें आंसर आया, ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम लोग कॉस्ट चेक करेंगे। तो कॉस्ट के लिए हमें
जो एक्चुअल क्वेश्चन है वहां जाना पड़ेगा। ए अगर M1 में असाइन होगा तो क्या कॉस्ट एलोकेट होगा, ए अगर M1 में असाइन होगा तो 8 रुपीज कॉस्ट एलोकेट होगा, जो मेन मैट्रिक्स है, ठीक है। बी M2 में तो 9, सी M3 में तो 10, डी M4 में तो 10, तो 8 9 10 10, ये 4 कॉस्ट एलोकेट हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, उसके लिए हमें मेन क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 8 9 10 10, ठीक है। तो टोटल करने से ये हो गया 37, ठीक है। टोटल करने पे ये हो गया 37, इस तरह से होगा। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग मैथ का एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर पूरा कंप्लीट चीज दिया हुआ है, मतलब इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स भी करना पड़ेगा ऐसा, यानी कि इलास्ट्रेशन 1 करते हैं, ठीक है। इलास्ट्रेशन 1 में बोला है क्या, देखो 6 men आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट जॉब, ये 6 लोगों को 6 अलग अलग जॉबों पे हमें असाइन करवाना है। फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड्स द टाइम इन आवर्स टेकन बाय डिफरेंट पर्सन फॉर डिफरेंट जॉब आर गिवन बिलो। ये टाइम दे रखा है, तो टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड आउट द एलोकेशन ऑफ द मेन टू डिफरेंट जॉब विच विल लीड टू मिनिमम ऑपरेशन, बोल ही दिया है, ठीक है, कि कौन से लोगों को कौन से जॉब में असाइन करें ताकि सबसे कम टाइम लगे, मिनिमम जॉब, मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द जॉब, ठीक है। तो ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, तो ये हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमें ये देखना चाहिए बैलेंस है कि नहीं, तो बैलेंस है बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम विथ 6 रो, बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, कोई इसमें और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डमी रो वगैरह कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा, रो या कॉलम अकॉर्डिंग टू द नीड, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो स्टेप 1 क्या होगा, रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन मतलब जो मिनिमम वैल्यू है रो में वो हमें माइनस, सॉरी ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो हम लोग का जॉब का नंबर है। मिनिमम वैल्यू जो है कोई भी रो में, उस मिनिमम वैल्यू को बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो के वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा। तो अगर देखो हर रो में मिनिमम वैल्यू 1 है, 1 1 1 1 1, ये देखने में ऐसे कॉलम लग रहा है, नहीं ये रो वाइज भी देखो तो 1 ही है, ठीक है। तो हम लोग को रो ऑपरेशन सबसे पहले करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लेते फिर दिखाते कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 1, तो 6 जॉब है, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 292791, 292791, 6876, 6876, 14 और 1, यही दिया हुआ है, 6876 14 1, 465381, 465381, लास्ट में तो इसमें भी 1 ही था। अच्छा, 427310, 427310, अच्छा, 539512, 539512, और लास्ट वाला 1 था, और इसमें भी लास्ट वाला तो 1 ही है, 981239, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे रो ऑपरेशन, ठीक है। रो ऑपरेशन में क्या होगा, तो हमें लिखना पड़ेगा इस तरह से, रो ऑपरेशन बोल के, देखो यहाँ पर कैसे किया है, सोल्यूशन को करने के लिए पहले इस क्वेश्चन को पूरा लिख लिया गया है, देन स्टेप 1 रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में क्या किया जाएगा, ये पूरा लैंग्वेज यही वाला लिखने से बेटर रहेगा, एक ही तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। फिलहाल हम कुछ लिखेंगे नहीं, जस्ट हम करके दिखा देंगे कि कैसे करके करना पड़ेगा, ठीक है। अभी और लिख नहीं रहे हैं। तो देखो कहाँ पर करें, नीचे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं सिर्फ रो ऑपरेशन, ताकि समझ में आ जाए कि कौन सा वाला क्या किया है। रो ऑपरेशन, अब ये रो ऑपरेशन कैसे होगा उसको ना यही डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। हम लिख देते हैं, डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा, 1 2 3 होगा यहाँ पर, हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
5 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, मिनिमम कितना है, मिनिमम 1 है, तो 1 माइनस करेंगे तो 2 से 1 181 680 181 680, फटाफट लिख लेते हैं 181 680, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा, 5 7 1 माइनस कर रहे हैं ना, तो ये 5 हो गया, 5 7 6 5 13, 5 7 6 5 13 और 0, 5 7 6 5 13 और 0। फिर 3 5 4 2 7, 3 5 4 2 7, 3 5 4 2 7 और 0। अच्छा, इसके बाद ये वाला हो जाएगा 3 1 6 2 9, 3 1 6 2 9 और 0। फिफ्थ नंबर पे ये मिनिमम है, तो 4 2 8 4 11, 4 2 8 4 11 और 0। और यहाँ पर है 8 7 11 12, 8 7 11 12, और ये तो 0 होगा। और इसके आगे वाला कितना था, यहाँ पर 9 था, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का रो ऑपरेशन, जिसे डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग करेंगे कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। स्टेप 2, यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 2 कॉलम ऑपरेशन, इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इसको भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा, लिख देते हैं यहाँ पर, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। कॉलम ऑपरेशन करने के पहले, रो ऑपरेशन के बाद जो आंसर आया वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कि कॉलम वाइज सबसे कम वैल्यू वाला डेटा क्या है। तो यहाँ पर 1 है, इसमें अगर देखो तो 1 है, इसमें भी 1 है, यहाँ पर मिनिमम 2 है, यहाँ पर मिनिमम 8 37 है, ठीक है, यहाँ पर 0 है। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पिछला वाला एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्रेजेंटेशन थोड़ा इस तरह से करना पड़ेगा, बॉक्स जैसा बना लेना चाहिए। हम यहाँ पर उतना नहीं कर रहे क्योंकि टाइम लगेगा, और मैन और जॉब इस तरह से लिखते जाना पड़ेगा। ये जो टेबल जैसे बना हुआ रहेगा ना, वैसे ही हमें बनाते जाना है। तो यहाँ पर जैसे जॉब, ये जो है जॉब, और यहाँ पर मैन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू वाला है 1, तो 0 4 2 2 3 7, 0 4 2 2 3 7, फटाफट लिख लेते हैं, याद रहेगा जितना देर, 0 4 2 2 3 7, 3 7 हो गया। अच्छा, सेकेंड वाला, यहाँ पर सबसे मिनिमम 1 है, तो 7 6 4 0 1 6, 7 6 4 0 1 6, 7 6 4 0 1 6। अच्छा, थर्ड में देखते हैं, थर्ड में 0 5 3 5 7, 0 5 3 5 7, 0 5 3 5 7, अच्छा एक बच गया है क्या, 0, ये वाला 0 5 3 5 7, और ये 10, 0 5 3 5 7 और 10 हो गया। अच्छा, फोर्थ नंबर यहाँ पर 2 है सबसे कम, तो 2 और 6, ये 4 3 0 0 3, 4 3 0 0 3 10, 4 3 0 0 3 10, 4 3 0 0 3 10, चेक कर लेते हैं। 4 3 0 0 2, 2 10 होगा, 4, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। को ठीक से लिख देते हैं, ये 2 होगा। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे सबसे कम वैल्यू है 7, तो 8 माइनस 7 1, 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हो जाएगा 1 6 2, 1 6 2, 1 6 2, 1 6 2, सॉरी 1602 होगा ना, 1602, 02,
1602 और यहाँ पर 2 के बाद ये हो जाएगा 4 और 1, 4 और 1, 4 और 1। और ये सबसे आसान है, 0 है हर जगह पे तो ये 0 ही रहेगा। 0 0 0 0 0 0 हो गया रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमलिटी टेस्ट। स्टेप 3 में हो जाएगा ऑप्टिमलिटी टेस्ट, स्टेप 3। तो फिर से हम लोग पूरे डिटेल्स में लिखेंगे जो भी हम लोग का लास्ट आंसर आया था। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 042237, 042237। अच्छा, 764016, 764016। अच्छा, 053570, 053570। 43002210, 43002210। अच्छा, इसके बाद 160241, 160241, 000000। अच्छा, अब हम लोग क्या करें, हम लोग करें ऑप्टिमलिटी टेस्ट। मतलब हमें देखना है कि कौन कितने कम नंबर लाइन से हम लोग मैक्सिमम 0 को कवर कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा 0 इस तरह से कवर होगा, ये तो हमें दिख ही रहा है, तो हम लोगों ने इस तरह से इसको कवर कर दिया। ये 0 को जो है अंदर लिख लेते हैं, थोड़ा ये बाहर निकल गया, तो ये तो हमें दिख ही रहा है। ठीक है, ये लाइन अगर करेंगे तो ऑब्वियसली हमें सबसे ज्यादा 0 कवर करने को मिलेगा। इसके बाद और देखते हैं, अगर रो वाइज जाए 2 0, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ 2 0 कवर होगा, यहाँ पर भी 2 0 कवर होगा, यहाँ एक ही 0 कवर होगा। अच्छा, कॉलम वाइज देख लेते हैं, 1 0 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 2 0। तो हमें इतना दिख रहा है कि अभी हम लोग कैसे भी ड्रॉ क्यों ना करें, मैक्सिमम वे से हम लोग 2 ही 0 को कवर कर सकते हैं। तो मैंने एक ऐसा लगा दिया लाइन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये 2 0 को कवर कर लिया। और ये वाला लाइन लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी 2 0 कवर हो जाता है, ये वाला 2 0 कवर हो जाता है। इसको पूरा ऐसे टानना है। ठीक है, जहां इंटरसेक्ट होगा इंटरसेक्ट करके दिखाना है, फिर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये यहाँ पर देखो, ये 7 के बाद ये 10 था क्या, ओ अच्छा ये 10 था, मैंने ये 0 लिख दिया गलती से, सही कर लेते, ये 10 था। ठीक है, ये 10 था, तो मैंने इस तरह से ये मैक्सिमम देखा, फिर बाकी देखा, जैसे भी क्यों ना करें हमारा 2 ही 0 कवर होगा, 2। ठीक है, ऐसे करेंगे तो 1 0 कवर होगा, फायदा नहीं है, ऐसे करेंगे तो भी 1 0 कवर होगा। अगर हम लोग कॉलम वाइज जाएंगे, सिर्फ ये फोर्थ नंबर कॉलम के अलावा बाकी सारे कॉलम में 1 ही 0 कवर होगा। तो अगर हम लोग ये फोर्थ नंबर के लिए अगर हम लोग फोर्थ नंबर कॉलम के लिए कॉलम वाइज कर लेते हैं, तो भी हमारा देखो इतना ही सारा लाइन आएगा। जैसे चेक करके दिखाते हैं, जैसे हम ये लाइन को हटा देते हैं। ठीक है, देखो हम ये लाइन को हटा देते हैं, ये एक बार इससे ठीक कर लेते हैं, ये 10 है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे देखो मैंने अभी कैसे लगाया था, जैसे उसके अलावा अगर हम लोग ऐसे करें कि यहाँ 2 लाइन कवर हुआ, इसको दे देते हैं। बाकी हम लोग अगर हम लोग कॉलम वाइज जाएंगे तो 1 1 0 ही कवर होगा, जो कि अलाउड नहीं होगा। तो फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा, जिसमें 2 0 कवर हुआ, अब बचा ये यहाँ 1 0 और यहाँ 1 0। अब उसको या तो ऐसे कर लो या तो फिर ऐसे कर लो। ठीक है, तो भी 1 2 3 4 5 ही होगा। जबकि हमें क्या करना है, मिनिमम लाइन को यूज करना है। ठीक है, मैक्सिमम 0 को कवर करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी जो अप्रोच लिया था उसमें हमारा 4 लाइन हो रहा था, तो वो ज्यादा सही होगा। तो हमें ये जो है ना चेक करने मतलब चेक करते रहना चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा। अच्छा, इससे मिट जाएगा, तो देखो ये 5 हो गया था, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन और यहाँ पर 5। तो हमें मिनिमम लाइन ड्रॉ करना है, तो मिनिमम लाइन, सबसे मिनिमम लाइन इसी वे से ही होगा। अब ये प्रैक्टिस करते करते खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मिनिमम लाइन कितने से होगा। मिनिमम लाइन तभी होगा अगर हम लोग मैक्सिमम 0 को कवर करेंगे। तो 2 0 यहाँ कवर कर दिया, 2 0 यहाँ कवर कर लिया, और यहाँ पर 2 0 कवर कर दिया। अच्छा, ये ना बार बार हट जा रहा है, ये 10 है।
अच्छा, तो यहाँ पर देखो एक कितना सारा हो गया, एक दो तीन चार लाइन, ठीक है। तो चार लाइन हुआ, ऑप्टिमलिटी टेस्ट फेलियर हो गया। क्यों? क्योंकि लाइन चार है और जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है वो है 6, ठीक है। तो ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट जो है फेल कर गया, ठीक है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट जो है फेल कर गया, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स करना पड़ेगा। अगर हमारा जो लाइंस है, लाइंस देखो, क्यों ऑप्टिमलिटी टेस्ट फेल हो गया, लाइंस है 1 2 3 4, ठीक है। और रो या कॉलम का जो नंबर है वो कितना है, रो और कॉलम का नंबर है 6। तो 4 नॉट इक्वल टू 6, दैट्स वाई ये जो है ऑप्टिमलिटी टेस्ट फेल हो जाता है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट फेल होने से हमें इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स करना पड़ता है। अब ये कैसे होगा, देखो स्टेप 4, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स में क्या होगा, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स में हम लोग फिर से इसी चीज को लिखेंगे, लेकिन इसको रुको अभी ऐसे जस्ट नाम दे देते हैं 1 2 3 4, मतलब स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर बनवा लेते हैं। फिर देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट क्या है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या क्या देखना पड़ता है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्या लिखेंगे वो अभी हम दिखा देंगे इस क्वेश्चन। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट देखना पड़ेगा, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट, ये ढूंढेंगे कि अनकवर्ड एलिमेंट मिनिमम कितना है। तो अनकवर्ड एलिमेंट मिनिमम जो है वो 1 है। ये देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ अनकवर्ड एलिमेंट जो है वो 1 है। अब इस 1 का यूटिलाइजेशन क्या होगा, 1 को क्या करना पड़ेगा, 1 का हम लोग इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में ऐड करेंगे 1, ठीक है। और जो अनकवर्ड है लेस करेंगे उससे 1, ठीक है। और जो कवर्ड है सिर्फ सिंगल लाइन से, ठीक है, कवर्ड जो है सिंगल लाइन से उसको एज इट इज रख देंगे, एज इट इज, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अभी देखो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो हमारा मिनिमम कवर्ड एलिमेंट है 1, हमें क्या करना है, जो अनकवर्ड है उसमें माइनस करना है और बाकी सब में कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखो 0 7 0, क्योंकि ये कवर्ड है तो इसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। कवर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट में जो भी करना है करेंगे। तो 0 7 0 4 1, ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 7 0 4 1, और ये 0 में 1 ऐड होके 1 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 0 7 0 4 1, और यहाँ पर 0 में 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो सबसे लोअर एलिमेंट होगा वो 1 है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐड कर देंगे। अनकवर्ड में लेस कर देंगे जो मिनिमम वैल्यू है उसको, और जो कवर्ड है उसको एज इट इज रख देंगे। कवर्ड को एज इट इज रख दिया, इंटरसेक्शन में 1, अब अनकवर्ड में 1 लेस करेंगे। तो ये 3 5 4 2 5, 3 5 4 2 5, 3 5 4 2 5, और यहाँ पर 0 जो है 0 ही रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो कवर्ड है सिंगल लाइन से इंटरसेक्ट नहीं है वो एज इट इज ही रह जाएगा, ठीक है। फिर ये एज इट इज रह जाएगा 2 4 3 0 0, बट ये 0 इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, 2 4 3 0 0 1। 2 4 3 0 0 1, 2 0 5 0 2 1, 2 0 5 0 2 1, 2 0 5 0 2 1, 2 0 5 0 2 1, 2 0 5 0 2 1, 3 1 7 2 4, ये एज इट इज रहेगा, 3 1 7 2 4, और सॉरी ये माइनस हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा, ये दो जीरो है। तो 3 से 1 मतलब 2 0 6 1 3, 2 0 6 1 3, 2 0 6 1 3 और 0।
जीरो एज इट इज रहेगा, सिंगल लाइन से कवर है। और ये 7 जो है माइनस हो जाएगा 1 से, तो 65990, 65990, 65990, और जीरो जो है सिंगल लाइन से कवर्ड था तो वो एज इट इज हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, ये देखो, सिलेक्ट द इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे किया जाता है, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड कॉस्ट एलिमेंट, ठीक है, अनकवर्ड मतलब जो लाइन से कवर्ड नहीं है, वो एलिमेंट हमें ढूंढना है। सब्ट्रैक्ट दिस एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट, जितने अनकवर्ड एलिमेंट है उससे वो माइनस कर दो, इंक्लूडिंग इटसेल्फ, इसके खुद के साथ भी, एंड add this element to each value located at the intersection, intersection point पे इस वैल्यू को ऐड कर दो, of any two lines का intersection हो सकता है, the cost element through which one line is passes remain unaltered, जहां से एक लाइन पास हुआ है वो unaltered रहेगा, ठीक है। फिर स्टेप 5 क्या हो जाएगा, रिपीट स्टेप 3 एंड स्टेप 4, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, फिर ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे, यानी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर अगर फेलियर होता है फिर इंप्रूव मैट्रिक्स करेंगे, ये चलता जाएगा जब तक हमें ऑप्टिमलिटी टेस्ट जो है वो हमारा पास नहीं हो जाता है, ठीक है। फिर ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो को कवर करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कहाँ है, रो वाइज 2 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, फिर यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो। अगर कॉलम वाइज देखते हैं तो 2 जीरो, 1 2, यहाँ पर 3 जीरो हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर, अच्छा ये 1 1 जो है ना, ये इसमें 1 में ऐसे लिख देते हैं ताकि ये समझ में आए, नहीं तो लाइन को टानने से ये नहीं समझ में आएगा, तो इस तरह से मैंने लगा दिया, ठीक है। 3 जीरो चला गया, फिर से चेक करेंगे कि कहाँ पर मैक्सिमम जीरो है, 2, यहाँ पर 2, रो वाइज 2, 1, और यहाँ पर भी 1, तो ये दोनों तो नहीं है। अब कॉलम वाइज 1 2 1 2 और 2, ठीक है, कॉलम वाइज 2 जीरोस जो है कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर रो वाइज, क्योंकि 2 हो रहा है तो रो वाइज कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो, अगर रो वाइज ये वाला कैंसिल कर देते हैं तो कॉलम वाइज यहाँ पर 2 जीरो आ जाता है, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, लेकिन रो वाइज यहाँ 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ 1 1 आ जाएगा। तो अगर हम लोग रो वाइज ये ड्रॉ कर देंगे ना तो फिर यहाँ पर और भी 2 लगाना पड़ेगा, जबकि अगर कॉलम वाइज करेंगे तो 1 2 3 4 लाइन में हो जाएगा। देखो, कॉलम वाइज करेंगे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 4 लाइन लगेगा अगर हम लोग पूरा ही कॉलम रो वाइज करते हैं, लेकिन अगर हम लोग रो कॉलम मिक्सड अप करके करेंगे तो हमारे कम लाइन की जरूरत होगा। ये देखो, एक यहाँ पर हो गया, 2 और यहाँ पर 3, 3 लाइन से कवर हो जाएगा। तो हमें मिनिमम लाइन ढूंढना पड़ेगा ना, तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मिनिमम लाइन कैसे होगा। तो मिनिमम लाइन चेक करो किस तरह से होगा, ऐसे करेंगे तो मिनिमम लाइन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ये कैंसिल कर देते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर ये कैंसिल कर देते हैं, ये जीरो जो है इसके अंडर लिख देते हैं, ये भी कैंसिल हो रहा है, और इसके बाद ये वाला कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्टिमलिटी टेस्ट देखते हैं, यहाँ पर रो और कॉलम कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो रहा है, ये भी फेलियर हो गया ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ये भी फेलियर हो गया। तो फिर से हमें सेम चीज को रिपीट करना पड़ेगा। ऑप्टिमलिटी टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, लाइन हो गया 5, कॉलम या रो जो भी बोलो वो तो है 6, तो 5 नॉट इक्वल टू 6, फिर से हमें इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स करना पड़ेगा। तो हम इसके साइड में ही कर लेते हैं ताकि इजीली कर पाए। 1 2 3 4 5 6 देखने में सुविधा होगा, नीचे करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। 1 2 3 4 5 6, तो क्या करना है, सबसे पहले अनकवर्ड लीस्ट एलिमेंट ढूंढ लेना है। अनकवर्ड लीस्ट एलिमेंट देखते हैं, अनकवर्ड 4 3 5 6 9 6 2 2 है, 2, ठीक है। तो 2 को क्या करेंगे, पहले जितने भी हम लोग के सिंगल लाइन से कवर्ड है वो सारा एक ही जैसा रहेगा, सिर्फ इंटरसेक्ट पॉइंट में हमें ऐड करना है। तो 2 2 और 0, क्योंकि एक ही लाइन से कवर है, ये 0 रह जाएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो 7 + 2 हो जाएगा 9, ये 0 एज इट इज रहेगा, 4 भी इंटरसेक्ट पॉइंट है तो 6 हो जाएगा, ये भी इंटरसेक्ट पॉइंट है 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ये जैसा ये माइनस हो जाएगा, 3 -2 1, ठीक है। फिर ये 5 एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये 54005 ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा, क्योंकि इससे सिंगल लाइन गया है, तो हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जल्दी करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो इस तरह से कर पाएंगे। फिर ये लाइन भी एज इट इज रहेगा, ये जो 6 हो गया ना, ये वाला लाइन, इसका भी देखो 2 0 0
1 और 9 ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इससे सिंगल लाइन गया है। इसमें भी अगर देखो तो ये भी एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें से सिंगल लाइन गया है 5 0 2 3 0 का, और इसका भी देखो तो सिंगल लाइन गया है तो 0 1 1 0 0 ये भी एज इट इज रहेगा। चेंज बाकी जो अनकवर्ड है वो हो जाएगा। तो 2 माइनस करने से 3 माइनस 2 1, ये 0 0 0 6 0 0 0 और 6 माइनस 2 4 हो गया। और यहाँ पर 2 1 4 4 और ये हो गया 7। ठीक है, 9 से माइनस करने से ये 7 हो जाएगा। अब हम लोग फिर से यहाँ पर लाइन लगाएंगे, मतलब जो है ऑप्टिमलिटी टेस्ट स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने कम लाइन से मैक्सिमम जीरो कवर होता है। तो सबसे ज्यादा अगर देखो तो रो में 2 है, यहाँ 1 है, फिर यहाँ पर 1 2 3 1 2 1 2 और यहाँ पर 2 है। तो सबसे ज्यादा 1 2 3 4 रो वाइज ही मुझे ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो ये सबसे ज्यादा है। तो हम पहले इसको कैंसिल करेंगे, ये इस तरह से टेढ़ा ही हो जा रहा है, ये हो गया। ठीक है, अब ये होने के बाद देखते हैं कि मैक्सिमम जीरो किस में है, रो में है कि कॉलम में है। रो में 2 है, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 3 है। ये देखो यहाँ पर 3 है तो हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। 4 और यहाँ पर 3 है, इस तरह से करेंगे तो मैक्सिमम जीरो हो रहा है। अब देखेंगे कि अब किस में मैक्सिमम जीरो है। रो वाइज देखो, 1 रो वाइज 2 रो वाइज 2 रो वाइज 1 रो वाइज 1, मैक्सिमम 2 वाला ही है। कॉलम वाइज देखते हैं, 2 1 2 2, तो कॉलम वाइज भी देखो तो 2 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम वाइज ही कर देते हैं, सारे में 2 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो यहाँ से करेंगे 2 0 कैंसिल, ऐसे करेंगे तो भी 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 1 0 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर 1 0 कैंसिल हो रहा है। कितना सारा लाइन हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो यहाँ पर लाइन 6, ठीक है, और रो या कॉलम ये भी क्या हो गया 6। इसको चाहो तो और भी अलग तरीके से चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो रो भी 6 और लाइन भी 6, तो क्या हो गया, ये यहाँ पर ऑप्टिमलिटी टेस्ट पास हो गया। ऑप्टिमलिटी टेस्ट जैसे ही पास हो जाएगा फिर से हमें ये चीज को लिखना पड़ेगा, लिख के जीरो का चेकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जीरो में बॉक्स बॉक्स बनाया था, मतलब ये वाला करना पड़ेगा स्टेप 6। तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये डेटा को लिखेंगे 09063 3। अब हम लोग रो कॉलम जैसे चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, 09063 152250, 152250। अच्छा, 041001, 041001। अच्छा, 004021, 004021। अच्छा, 004021, 004130, 004130, और 457900, 457900। ठीक है, अब हम लोग को कैसे ये टेस्ट करना पड़ेगा, पहले हम लोगों को एक ऐसा रो ढूंढना पड़ेगा जहां पर एक जीरो है। देखते हैं क्या हमारे पास ऐसा कोई रो है जहां 1 0 है। यहाँ पर 2 0 है, इस रो में 1 0 है, इस रो में 3 0 है, इस रो में भी 3 0 है, इस रो में 3 0, इसमें 2 0 है। तो हाँ, एक रो तो हमारे पास है जहां पर एक ही जीरो है, दैट इज रो 2, हमें पहले ही मिल गया था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हम लोग ऐसे कवर करेंगे, और उसके रिगार्डिंग जो रो या कॉलम आ रहा है उसमें जीरो अगर है तो उसे क्रॉस आउट करना है। तो ये जीरो जिस कॉल रो में हमें मिला है वो ये है, और ये जीरो जिस कॉलम में है वो ये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे काटना नहीं है, हमें क्या करना है इस स्टेप में, उतने वो सारे जीरोस को कैंसिल आउट कर देना है। तो ये देखो यहाँ पर तो कुछ था नहीं तो कैंसिल आउट कर दिया। फिर हमें ऐसा रो ढूंढना है जहां पर एक जीरो हो। तो ये देखो ये वाला, ये रो जो है यहाँ पर एक जीरो है। तो अगर रो में एक जीरो है तो रो वाइज और कॉलम वाइज जितने भी जीरो है कैंसिल कर दो। तो ये इसके रो वाइज जीरो कैंसिल हो गया। फिर ऐसा रो ढूंढेंगे जहां पर एक जीरो है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फिर हम लोग कॉलम वाइज ढूंढेंगे जहां एक जीरो है, ये वाला कॉलम वाइज एक जीरो है। रो वाइज पहले चेक करेंगे, अगर नहीं मिलता है तब जाके कॉलम वाइज चेक करेंगे। कॉलम वाइज एक जीरो,
कैंसिल, ठीक है, हो गया। फिर हम लोग देखेंगे कि रो वाइज, फिर से रो वाइज चेक करेंगे, कॉलम वाइज तो मुझे और नहीं दिख रहा है, रो वाइज चेक करेंगे। रो वाइज कोई भी सिंगल जीरो नहीं है, कॉलम वाइज भी कोई भी सिंगल जीरो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो, लोकेट ए रो विच कंटेन्स ओनली वन जीरो एलिमेंट, असाइन द जॉब कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पर्सन। ये देखो, ये तो मैंने पढ़ के पहले ही बताया था क्या करना है, फिर रिपीट करते रहना है ए को फॉर ईच सच रो, ठीक है, कंटेन ओनली वन जीरो। पहले हमें रो वाइज ही ढूंढना चाहिए कि हमें एक जीरो मिल जाए। अगर ऐसा कोई रो या कॉलम हमें नहीं मिल रहा है जहां पर एक सिंगल जीरो, अगर रो वाइज नहीं मिल रहा है तो हम लोग कॉलम वाइज चेक करेंगे। लेकिन अगर रो कॉलम कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें एक सिंगल जीरो मिल जाए, देन हम लोग कोई भी रो या कॉलम को आर्बिट्रेरी सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर जीरो है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन का कंडीशन वाई देखो, अब पहले तो हम लोगों को रो वाइज मिल गया था 2 बार सिंगल जीरो और 1 बार कॉलम वाइज मिला, लेकिन अब हमें ऐसा कोई रो या कॉलम नहीं मिल रहा है जहां सिंगल जीरो हो, तो हम लोग आर्बिट्रेरी कोई भी रो या कॉलम को कॉलम से एक जीरो उठा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस वाइज यही वाला ले ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसा रो या कॉलम जहां पर एक जीरो हो, फिर से सेम कंडीशन, नहीं ऐसा कुछ हमें नहीं मिल रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और बच्चा ये वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, असाइन करके दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो 1 2 3 4 5 6, ये क्या था, 1 2 3 4 5 6 था मेन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मेन था और इनको असाइन किया जाएगा, फर्स्ट मेन को कौन से का जॉब के लिए असाइन किया जाएगा, उनके लिए जॉब नंबर हो जाएगा ये, जहां पर ये जीरो आया मतलब 3, ये 2 वाले के लिए 6, ठीक है, 3 वाले के लिए हो गया ये वाला 4, ठीक है, और 4 वाले के लिए यहाँ पर हो गया 1, 5 वाले के लिए 2, 6 वाले के लिए 5, ठीक है। अब कॉस्ट जो है, मतलब कॉस्ट यहाँ पर आवर्स था, आवर्स जो है वो एलोकेट करेंगे। तो 1 अगर 3 नंबर जॉब करेंगे तो उनको टाइम लगेगा 2, यहाँ पर टाइम हो गया 2, 2 का 6, ये मेन वाले से लिखना पड़ेगा, ठीक है, मेन क्वेश्चन से लिखना पड़ेगा। 2 का 6 मतलब 1, 2 का 6 यानी कि 1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 3 का 4 है, 3 का 4 है यानी कि 3, 3 का 4 है यानी 3, 4 का 1, 5 का 2, 4 का 1 यानी 4, 5 का 2 यानी 3, 4 और 3, 4 और ये हो गया 3 और 6 का 5 है, 6 का 5 है यानी कि 9, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं कितना टाइम होता है, 2 + 1 3, 3 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 9 ये हो गया 22, ठीक है, ये 22। अब इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपने हिसाब से क्या हुआ है, बस हमें लैंग्वेज देख लेना चाहिए। अब ये लास्ट हम एक बार ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से इन्होंने टोटल करके दिखाया है। ये देखो, यहाँ पर दिखाया है, इस तरह से लिखना पड़ेगा, ऑप्टिमम असाइनमेंट बोल के, मैन जॉब टाइम, जो कि मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे मैन, यहाँ पर लिखेंगे जॉब, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टाइम, ये प्रेजेंटेशन होगा। अब इन्होंने 3 जगह पे किया है, ये 3 इसीलिए किया है कि अगर हम लोग अलग अलग तरीके से, जैसे देखो कोई अगर लाइंस को अलग तरीके से ड्रॉ करता है जैसे मैंने दिखाया था, जरूरी नहीं है ऐसा, अगर कुछ और तरीके से मिनिमम आता है तो हो सकता है, अगर वैसा आए तो ये सोल्यूशन जो है मिडिल में चेंज हो सकता है किसी का, सबका सोल्यूशन सबके साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन मिनिमम लाइन होना पड़ेगा सभी का, ठीक है। अब लाइन चाहे वो हॉरिजॉन्टल करके आए या वर्टिकल करके आए, जरूरी नहीं है कि सबका सोल्यूशन का तरीका एक ही होगा, ठीक है। तो मतलब कुछ क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इस तरह से भी 4 लाइन आ रहा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन करवाया था, इस क्वेश्चन को ऐसे भी करोगे तो 4 ही लाइन आएगा और ऐसे भी करोगे तो 4 ही लाइन आएगा। तो इस तरह का इसमें भी क्या हो सकता है, अलग तरीके से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं विथ मिनिमम लाइन, तो आंसर जो है वो हम लोगों का अलग हो सकता है, ठीक है। कि 1 का असाइनमेंट कुछ अलग हो गया, जैसे अगर अलग अलग तरीके से होता है तो इसका मेनली इस आंसर का 3 वेरिएशंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन हर एक आंसर में जैसे भी सॉल्व क्यों ना करो, असाइनमेंट सेम ही होगा, किसी भी तरह से सॉल्व करो। मुझे नहीं पता मैट में किस तरह से किया हुआ है, हो सकता है मैट के साथ मेरा कोई ना कोई तो टैली हुआ ही होगा, ठीक है। 2 3 तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है, 3 तरीके में कोई एक तरीके से तो मेरे साथ मैच हुआ ही होगा, जैसे भी करो
हमारा असाइनमेंट लेकिन उतना ही होगा, मिनिमम टोटल 22 घंटा यानी 22 आवर्स लगेगा इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा और हम लोग इसको प्रैक्टिस के साथ ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे हम लोग मिनिमम लाइन जो है वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हो सकता है हम लोग मैक्सिमम लाइन करके क्वेश्चन आगे बढ़ा देते हैं तो क्वेश्चन तो हो जाएगा बट गलत होगा आंसर, ठीक है। तो आज एक ही क्वेश्चन करवाए, ठीक है। तो इसमें देखो बड़ा वाला क्वेश्चन से हमें इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स भी पता चल गया कैसे होगा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं तुम लोग के सिलेबस में, ये इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स तक ही है। और डमी रो या कॉलम ऐड करना है कि नहीं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सिलेबस में वो चीज है कि नहीं, ठीक है। तो ये अब इसके बाद पूरा ही प्रैक्टिकल आ जाएगा यहाँ पर, ये असाइनमेंट देख लो या फिर मतलब हैम मेथड से, या फिर ये शेड्यूलिंग देख लो, यहाँ पर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है, इसका भी थ्योरी नहीं आता है, बस एक डिफरेंस आता है शेड्यूलिंग के साथ, ये भी प्रैक्टिकल ही है, ठीक है। तो स्टडी नोट 4 में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है और इसी से सबसे ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा मार्क्स इसी से आता है, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।